नमस्कार बच्चों, हमारा अगला चैप्टर है दुष्यंत कुमार का। आपके चैप्टर का नाम है गज़ल। दुष्यंत कुमार की गज़लें हैं और उन गज़लों में से कुछ गज़लें आपकी सिलेबस में सम्मिलित की गई हैं। इनका जन्म हुआ था 1933 ईस्वी में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साये में धूप, जलती हुई वन का बसंत, ये इनके काव्य हैं। एक कंठ विषपाई गीति काव्य है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये इनके उपन्यास हैं। इनकी मृत्यु हुई 1975 ईस्वी में। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। गोष्ठियाँ जो कवियों के सम्मेलन हुआ करते थे उनमें ये भाग लिया करते थे और परिमल पत्रिका का नाम था, उस पत्रिका की गोष्ठियाँ हुआ करती थी, उनमें वो भाग लिया करते थे। और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। तो दूसरा पत्र कौन था? एक परिमल, दूसरा नए पत्ते। आजीविका के लिए आकाशवाणी के और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में ही उनका देहांत हो गया। अल्पायु यानी कम उम्र में, किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं है। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। मतलब गजल को हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध बनाने का कार्य किन्होंने किया? दुष्यंत कुमार ने किया। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। शेर यहाँ पदों के लिए है। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के लिए नए प्रतिमान कायम किए। एक कंठ विषपाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। मतलब इनकी सबसे प्रशंसा योग्य रचना कौन सी है? एक कंठ विषपाई। जहाँ दुष्यंत की जो गजल दी गई है, यहाँ दुष्यंत की जो गजल दी गई है वह उनकी गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है। यह आपको ध्यान में रखने वाली बात है। साये में धूप से यहाँ की गजलें हैं। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल, मतलब उचित और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती कि आप उनको क्रम से पढ़ें। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक संरचना की शक्ल देती हैं। एक, रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह, और दो, अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह है। अंतर्वस्तु यानी अंदर की वस्तु का मतलब उनका रूप और तुक है वो एक जैसी है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है, उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्तियों में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गजल के शेरों पर केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गजल एक खास मन स्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। मन स्थिति यानी मन की स्थिति में। राजनीतिक और समाज में जो कुछ चल रहा है उससे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। मेन बात क्या है? राजनीति और समाज से संबंधित ये गजलें हैं इनकी। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। तो इनकी गजल है, पहली गजल है, कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए। चिरागा यहाँ चिराग या दीपक के लिए है। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। चिराग हुई, दीपक मैसर यानी उपलब्ध। कवि दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कहाँ तो क्या था भाई, हर एक घर के लिए दीपक जलाने की बात की गई थी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय की बात है। उस समय ये कहा गया था कि हर एक घर में दीपक जलाया जाएगा, अर्थात खुशियां प्रदान की जाएंगी हर एक घर को। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा हुआ कि मात्र शहर को भी ये चिराग, ये दीपक उपलब्ध नहीं हो सके। अर्थात हमारे शासन व्यवस्था में जो कहा गया था उसके विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया गया। कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे देश की प्रगति होती, समाज की प्रगति होती। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। सीधा सा अर्थ है इसका कि कहाँ पर जब भारत स्वतंत्र हुआ
तो समाज में था कि हर घर में चिराग या दीपक जलाए जाएंगे, लेकिन कहाँ चिराग मैसर, लेकिन शहर को भी वह दीपक उपलब्ध नहीं हो सके। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। दरख्त यानी पेड़। कवि कह रहे हैं कि यहाँ पेड़ों की छाया में भी क्या लगती है, धूप लगती है, चलो यहाँ से उम्र भर के लिए कहीं दूर चले जाएं। अर्थात कवि कहना ये चाहते हैं कि जो हमारे राजनेता हैं उनकी छाया में हमें कष्ट ही प्राप्त होते हैं, तो उनको छोड़कर हमें कहीं दूर चले जाना चाहिए। जो हमारे समाज में परिवर्तन होना था, उस परिवर्तन के बजाय हमें कष्ट ही प्राप्त हो रहे हैं। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं, मुनासिब यानी उचित हैं इस सफ़र के लिए। कवि कहते हैं कि जो लोग चुपचाप जो चला आ रहा है उसी को क्या करते हैं, सहन करते हुए चल रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि उनके पास अगर अभाव है, कमियां हैं, तो उन कमियों में ही वह अपना जीवन बिता देते हैं, लेकिन कभी आवाज़ नहीं उठाते, शासन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। अगर उनके पास कमीज नहीं है पहनने के लिए, तो वह अपने पैरों से ही अपने पेट को ढकने का प्रयास करेंगे, अर्थात अपने अभावों में ही जीवन जी लेंगे। ये लोग इस सफ़र के लिए, इस देश के लिए ये लोग कितने मुनासिब हैं, जो अपने अभावों की बात भी नहीं उठा सकते, जो अपने अधिकार को भी नेताओं के सामने नहीं रख सकते। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कवि कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो कोई बात नहीं ना सही, कि जो लोग नहीं मानते कि ईश्वर नहीं है तो उसके लिए कोई बात नहीं कि नहीं है। आदमी का ख्वाब सही, लेकिन आदमी की कल्पना में ईश्वर का क्या होता है, वास होता है। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। जो व्यक्ति कल्पना में ईश्वर को मानते हैं उनके लिए ईश्वर को देखना एक हसीन नज़ारे के समान है। उनकी नज़र के लिए वह एक हसीन नज़ारा है। अर्थात ईश्वर के भय से, ईश्वर की कल्पना से मनुष्य क्या करता है, कोई भी गलत कार्य करने से बच जाता है। तो जो लोग मानते हैं उनके लिए सही है, नहीं मानते हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी की कल्पना में ईश्वर का वास होता है और वह उनकी नज़रों के लिए वह एक हसीन नज़ारे के समान होता है, हसीन दृश्य के समान होता है। वे मुतैन है पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मुतैन यानी आश्वस्त। जो भारतीय जनता है वो क्या है भाई, आश्वस्त है अपने नेताओं से, उनको आवाज़ उठाने से कोई मतलब नहीं है। वह पत्थर पिघल नहीं, वह कठोर पत्थर बने हुए हैं, वह पिघलते नहीं हैं, अर्थात कोई आवाज़ उत्पन्न नहीं करते, कोई विरोध नहीं करते। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, लेकिन मैं एक कवि हूँ और मैं उनसे आवाज़ उठवाने के लिए और खुद आवाज़ उठाने के लिए क्या हूँ, बेकरार हूँ, बेचैन हूँ। अर्थात अपने अधिकार के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मैं क्या हूँ, बेचैन हूँ। मेरी निजाम है सिल दे जुबां शायर की। निजाम यहाँ शासन के लिए है, शासन तंत्र या राज के लिए है, लोग जो है शासक हैं उनके लिए है। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। एहतियात यानी सावधानी, बहर यानी छंद। ये निजाम है सिल दे जुबान शायर की, शायर यानी कवि की, कि ये शासक हैं, शासन करने वाले हैं, तो अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो ये क्या कर देंगे, कवि की भी जुबान को सिल देंगे, अर्थात उनको कुछ बोलने नहीं देंगे। ये एहतियात ज़रूरी है इस छंद के लिए, लेकिन यह सावधानी इस छंद के लिए या इस गीत के लिए आवश्यक है कि जो गलत तरीके से शासन कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। इस प्रकार मतलब कहना ये चाहते हैं कि जो कवि हैं वह कभी ना कभी तो उनके खिलाफ बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे, और उनकी आवाज़ से जनता पर भी क्या होगा, असर होगा, प्रभाव पड़ेगा। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कवि कह रहे हैं यहाँ गुलमोहर एक फूलदार पेड़ के लिए है कि अगर जीना है तो अपने ही बगीचे के गुलमोहर के पेड़ के नीचे जीवन जीना है। यहाँ अपने देश के लिए कह रहे हैं कि अगर जीना है तो कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन अपने ही देश के लोगों के बीच में जीना है। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और अगर मरे भी तो
गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और मरे भी तो गैर यानी दूसरे की गलियों में, किसके लिए मरे? गुलमोहर के लिए मरे। अर्थात अगर मरे भी तो हम किसके लिए मरे? दूसरों के लिए मरे। गैर यानी दूसरों के लिए मरे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम कुछ करके मरे, दूसरों के लिए कुछ करके मरे, प्रेरणा का कार्य करके मरे, तो उस गुलमोहर के फूल की तरह मरें। अर्थात उनकी तरह अपना जीवन बिताएं, दूसरों की परोपकार के लिए अपना जीवन बिताएं। कहने का तात्पर्य देश प्रेम से संबंधित रचनाएं हैं। स्वतंत्रता से पहले बहुत सी वादे लोगों से किए गए थे, जनता से किए गए थे। उस समय देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा था या उनके साथ जो वादे पूरे नहीं हो रहे थे, उसका वर्णन यहाँ पे इन पदों में, इन रचनाओं में, इन गज़लों में कवि के द्वारा किया गया है। इस प्रकार आपका चैप्टर दुष्यंत कुमार की जो गज़ल है, छोटा सा चैप्टर था। और अभी हाँ, एक चीज़ आपको देखने को मिली थी कि तुक, लास्ट में जो तुक लिए हैं, ये मतलब इनके लिए है, लिए, लेंगे, इन जो चीज़ें हैं, लिए यहाँ जो चीज़ें आ रही हैं वो तुक मिल रही है, तो इसके लिए यहाँ तुक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आपका जो दुष्यंत कुमार का गज़ल चैप्टर था पूरा हुआ। धन्यवाद।